दोस्तों, आज बसंत पंचमी, जिसे हम लोग माँ सरस्वती के पूजन के दिन के नाम से जानते हैं। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और इन्हीं की कृपा से हम सभी विद्यार्थियों को एक शिक्षा मिलती है, जिसके अनुरूप हम लोग अपने अपने अलग अलग प्रकार के कार्यों का संचालन करते हैं। तो दोस्तों, आज माँ सरस्वती के पूजन के दिन हम एक नए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक नया पाठ, जिसका नाम है उपसह संयोजी यौगिक। प्रश्न यह उठता है कि उपसह संयोजी यौगिक क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं, आज एक नए पाठ की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है उपसह संयोजी यौगिक। तो मेरे दोस्त, आप कहोगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उपसह संयोजी यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहेंगे। केमिस्ट्री CHEMISTRY। तो देखिए, आप कहोगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अर्थात उपसह संयोजी यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। तो एक बार पुनः सुनिए ताकि आपको क्लियर ये बात समझ में आ जाए। तो आप कहोगे उपसह संयोजी अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं, अर्थात उपसह संयोजी रसायन कहते हैं। हम बार बार आपसे ये बोल रहे हैं उपसह संयोजी यौगिक। आइए हम देखते हैं कि उपसह संयोजी यौगिक होते क्या हैं। तो देखिए, उपसह संयोजी यौगिक जो होता है वो इस प्रकार है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है K4FeCN6, ये लिखा हुआ है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का उपसह संयोजी यौगिक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे आप दूसरा NiCO4, ये भी क्या है? एक प्रकार का उपसह संयोजी यौगिक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे क्रोमियम अर्थात CrH2O 6 टाइम, ये भी एक उपसह संयोजी यौगिक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए CONH3, ये भी आपका एक उपसह संयोजी यौगिक है। अर्थात आप कहोगे उपसह संयोजी यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं, उपसह संयोजी यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु मिलते हैं। तो क्या मिलेगा? पहले हमें मिलेगा लिगेंड मिलेंगे और केंद्रीय धातु परमाणु मिलते हैं। तो इस बात को हम पुनः समझते हैं। आप कहोगे कि उपसह संयोजी यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु पाए जाते हैं। आइए हम समझते हैं कि इन उदाहरणों में लिगेंड कौन है और कौन केंद्रीय धातु परमाणु है। तो देखिए, जो हमारे सामने उदाहरण दिया गया है उसमें से हम पहले उदाहरण को समझेंगे, फिर बाद में देखेंगे इन उदाहरणों को। तो यहाँ पर K4 मतलब पोटेशियम 4 बार है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे, हमारे सामने दिया गया है Fe क्या है? Fe एक धातु है। Fe क्या है? यहाँ पर धातु है। तो हमने इसको देखा। आइए हम समझते हैं कि यह किस प्रकार से उपसह संयोजी यौगिक है। तो देखिए, जो हमारे पास आयरन है अर्थात Fe है, उससे आपका लिगेंड अर्थात Cn देखिए कितनी बार है? Cn 6 बार है। तो इस प्रकार हम Cn को 6 बार लगा देंगे। तो हमने इस प्रकार यहाँ पे Cn को 6 बार लगा दिया। तो देखिए ध्यान से एक बात कि बीच में कौन है? बीच में है आयरन। आयरन को यहाँ पर हम कहेंगे क्या? केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे। इसे हम CMA भी कहते हैं।
हिंदी में होगा केंद्रीय केंद्रीय धातु धातु परमाणु परमाणु। ये हो गया CMA अर्थात सेंट्रल मेटल एटम। तो आप कहोगे इस उदाहरण में जो Fe है वह क्या है, वह आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। इसे हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। इसको हमने समझा। तो हमने इस उदाहरण में समझा कि केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वह Fe अर्थात आयरन है। और ध्यान से देखिए, एक बात कुछ बताइए आप कि Fe के चारों ओर कौन है, अर्थात Fe को चारों तरफ से कौन घेर रखा है। तो आपका उत्तर होगा साइनाइड। आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर Fe को साइनाइड अर्थात Cn ने चारों तरफ से घेर रखा है। तो यहाँ पर हम Cn को लिगेंड के नाम से जानते हैं। तो एक बात पुनः सुन लीजिए, आप कहोगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसह संयोजी यौगिक का अध्ययन करते हैं उसे उपसह संयोजी रसायन अर्थात कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। और कोई पूछेगा उपसह संयोजी यौगिक क्या होते हैं, तो आप कहोगे उपसह संयोजी यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु पाए जाते हैं। अब प्रश्न आता है लिगेंड क्या होता है और केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं। तो कहोगे इस उदाहरण में जैसे K4 Fe6 में जो K4 है ये है आपका काउंटर आयन। इसे हम कहेंगे काउंटर आयन कहेंगे, इसे हम काउंटर आयन कहेंगे। तो पोटेशियम यहाँ पर काउंटर आयन है और Fe जो है वह केंद्रीय धातु परमाणु है। Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। और जो यहाँ पर Fe को चारों तरफ से घेरे रखा है या घेरे हुए है उससे हम क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु को हम CMA भी लिखते हैं क्योंकि इसे हम अंग्रेजी में सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। तो हमने पहले उदाहरण में समझा कि लिगेंड क्या है और केंद्रीय धातु परमाणु क्या है। आइए हम देखते हैं दूसरे उदाहरण में कि लिगेंड कौन है और कौन केंद्रीय धातु परमाणु है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको पहले विस्तार रूप में बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे Ni मतलब निकिल लिखेंगे क्योंकि ये हमारी क्या है, धातु है। तो निकिल को हमने लिखा और चारों तरफ से निकिल के चारों तरफ से हमने क्या किया, CO अर्थात कार्बोनिल ग्रुप को जोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए निकिल क्या है, निकिल एक धातु है। निकिल क्या है, धातु है। इसे हम क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे। और यहाँ पर जो CO है, ध्यान देना ये CO और ये CO अर्थात कार्बोनिल, इसे हम कहेंगे लिगेंड। तो इसे हम क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। उसी प्रकार जो हमारे पास यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, पहले हम लिखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम को बीच में लिखेंगे इस प्रकार। उसके बाद देखिए क्रोमियम को कौन घेर रखा है, तो कहोगे पानी अर्थात जल का अणु घेर रखा है। तो यहाँ पर जल का अणु क्या हो गया, जल का अणु हो गया है लिगेंड और क्रोमियम क्या हो गया है, ये हो गया है केंद्रीय धातु परमाणु। क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु परमाणु। और ये H2O क्या है, लिगेंड है। तो हम कहेंगे कि संकुल यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं या उपसहसंयोजी यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु पाए जाते हैं। ध्यान देना, उपसहसंयोजी यौगिक को संकुल यौगिक के नाम से जानते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि संकुल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक या संकर यौगिक क्या होता है, जिसमें देखा लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु मिलते हैं। आइए हम समझते हैं केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, इसकी एग्जैक्ट परिभाषा क्या है और लिगेंड क्या है, इसकी एग्जैक्ट परिभाषा क्या है। तो देखिए जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वह प्रायः धातु होती है। क्या होती है, वह प्रायः धातु होती है और ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। और ये प्रायः क्या करते हैं, ये
जो होते हैं वे द्विसंयोजकता, ध्यान देना, डाई वैलेंसी, क्या करेंगे, डाई वैलेंसी, वैलेंसी का गुण दिखाते हैं या प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। तो पुनः समझिएगा, आप कहोगे यदि कोई पूछे केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है तो बता देना कि कोई भी संकुल यौगिक, किसी भी संकुल यौगिक की अगर हम बात करते हैं तो लिगेंड जो होता है वह उसमें मतलब जो लिगेंड होता है वह धातु से जुड़ा रहता है। अर्थात जो यहाँ पे उदाहरण देखिए, यहाँ पे हमने उदाहरण लिया था NiCO4, मतलब ये उदाहरण से समझेंगे बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये है लिगेंड, ये सभी लिगेंड हैं और ये धातु को चारों ओर से घेरे हैं। तो किसी भी संकुल यौगिक में जो लिगेंड होता है वह धातु को चारों ओर से घेरे रहता है। जिस धातु को घेरता है उसे ही हम क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। तो आपसे यदि कोई पूछे केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है तो बता देना किसी भी संकुल यौगिक में जो लिगेंड मिलते हैं, लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को या लिगेंड जो होते हैं वे किसी ना किसी, मतलब जैसे यहाँ पे एनआई को कौन घेरा है, यहाँ पे कार्बोनिल धातु ने घेरा है। तो यहाँ पे एनआई क्या हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु हो गया और सीओ लिगेंड हो गया। तो बात हमने यहाँ पे किया। तो आप कहोगे केंद्रीय धातु परमाणु प्रायः धातुएं होती हैं या धातु होते हैं और ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं और ये डाई वैलेंसी अर्थात द्विसंयोजकता का गुण दिखाते हैं। तो लिखोगे यहाँ पे द्विसंयोजकता, संयोजकता का गुण दिखाते हैं। तो हमने क्या देखा, इसके बारे में समझा कि क्या है केंद्रीय धातु परमाणु। एक बार फिर से बोलिए, हाँ। तो आप कहोगे केंद्रीय धातु परमाणु प्रायः धातु होते हैं और ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं और ये द्विसंयोजकता का गुण दिखाते हैं तथा केंद्रीय धातु परमाणु को लिगेंड चारों ओर से घेरे रहता है। तो हमने स्पष्ट रूप से समझा केंद्रीय धातु परमाणु क्या है। आइए समझते हैं लिगेंड। कुछ लोग इसे लाइगेंड भी कहते हैं, चाहे लिगेंड बोलना चाहे लाइगेंड बोलना, बात एक ही होगी। अब देखिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि लाइगेंड अथवा लिगेंड क्या होता है। देखिए इसी उदाहरण से समझेंगे और एक उदाहरण यहाँ पे और लेते हैं जो पहले हमने लिया था K4FeCN6। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे और इसके माध्यम से हम समझेंगे कि लिगेंड क्या होते हैं। तो आप कहोगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा, तो देखिए यहाँ पे CN 6 बार, CN क्या किया है, 6 बार Fe को घेर रखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस प्रकार, और ये काउंटर आयन है, ये हमको भली भांति से मालूम है। आप लोग भी क्या कह रहे होंगे कि काफी देर से हम यही लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे समझने वाली बात है कि संकुल यौगिक क्या होता है। फिर प्रश्न आता है लिगेंड क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं। तो लिगेंड आप कहोगे, लिगेंड की परिभाषा यदि आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि वे आयन या परमाणुओं का समूह, लिगेंड जो होते हैं वे आयन या परमाणुओं के समूह होते हैं जो लिगेंड वे आयन या परमाणुओं के समूह होते हैं जो किसी भी धातु को चारों ओर से घेरे रहते हैं, जो किसी भी धातु को क्या करते हैं, चारों तरफ से घेरे रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए Fe को कौन घेर रखा है, CN ने घेर रखा, अर्थात साइनाइड ने घेर रखा है। तो साइनाइड यहाँ पर लिगेंड होगा। उसी प्रकार Na को कौन घेर रखा है, कार्बोनिल ने घेर रखा है, कौन, CO अर्थात कार्बोनिल ने घेर रखा है। तो कार्बोनिल यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोनिल यहाँ पर लिगेंड हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे साइनाइड क्या हुआ, लिगेंड हो गया। तो आपने ये समझा। आइए हम देखते हैं कि लिगेंडों का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है। तो हम बात करेंगे लिगेंडों का वर्गीकरण। देखिए लिगेंडों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला है आपका आवेश के आधार पर। तो जो पहला वर्गीकरण है वह है आवेश के आधार पर। तो देखिए आवेश के आधार पर लिगेंड को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आपका धनात्मक लिगेंड। क्या है, धनात्मक लिगेंड। दूसरा आपका है ऋणात्मक लिगेंड।
ऋणात्मक लिगेंड। और तीसरा है आपका उदासीन लिगेंड। तो आइए हम समझते हैं कि धनात्मक लिगेंड क्या होता है, ऋणात्मक लिगेंड क्या होता है, उदासीन लिगेंड क्या होता है। तो हम पहले बात करेंगे धनात्मक लिगेंड। तो आप कहोगे धनात्मक लिगेंड वे लिगेंड होते हैं, जिन पर धनात्मक आवेश या धन का आवेश पाया जाता है। फिर से सुनिएगा, धनात्मक लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिन पर धनात्मक आवेश मिलता है, उन्हें हम धनात्मक लिगेंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए NH4 प्लस, ये अमोनियम हो गया, आपका आयन हो गया। उसी प्रकार नाइट्रोनियम आयन या ये हो गए। और तीसरा अगला है आपका NH2 NH3, ये हो गया आपके पास। और साथ ही साथ यहाँ पे उदाहरण है आपका NO2, तो हमने इसको भी देखा। तो ये सभी उदाहरण जो हैं वो कैसे हैं, धनात्मक लिगेंड के उदाहरण हैं, हमने इसको देखा। आइए हम समझते हैं ऋणात्मक लिगेंड क्या होते हैं। तो आप कहोगे ऐसे लिगेंड जिन पर क्या होता है, ऋणात्मक या ऋण का आवेश मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, साइनाइड, उसके बाद होगा C2H4 अर्थात ऑक्सलेट आयन। साथ साथ इसके मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे NO2, NO3, मतलब जिन पर ऋणात्मक आवेश मिलता है उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें ही हम कहेंगे कौन, ऋणात्मक लिगेंड कहेंगे। तो हमने दूसरा भी वर्गीकरण को समझा। फिर देखेंगे उदासीन लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं, अथवा वे लिगेंड होते हैं जिन पर, उदासीन लिगेंड ऐसे लिगेंड या वे लिगेंड होते हैं जिन पर ना तो धनात्मक आवेश मिलता है और ना ही ऋणात्मक आवेश मिलता है। इस प्रकार के लिगेंड को हम उदासीन लिगेंड कहते हैं। जैसे H2O और NH3, ये सभी क्या है, ये सभी आपके उदासीन लिगेंड है। कार्बोनिल हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे हो गया नाइट्रोसिल हो गया। फिर आपका है यहाँ पे CH3NH2, ये भी क्या हो गया आपके पास। ये सभी जो लिखे गए हैं ये उदासीन लिगेंड के वर्ग में आते हैं। उसी प्रकार आपने इसको देखा, अब हम देखेंगे जैसे आपने इसको देखा उसी प्रकार हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन दाता युग्म के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण। तो एक बार फिर से समझिए धनात्मक लिगेंड क्या होते हैं। आप कहोगे वे लिगेंड जिन पर क्या मिलता है, धनात्मक आवेश मिलता है। जैसे NH4, NO, फिर हो गया NH2, NH3, फिर NO2, ये हो गए। उसी प्रकार ऋणात्मक लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिन पर क्या होता है, ऋण आवेश अर्थात ऋणात्मक आवेश मिलता है। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, और यहाँ पे साइनाइड, ऑक्सलेट, और यहाँ पे नाइट्रेट, ये मिलते हैं आपके क्या होंगे, ऋणात्मक लिगेंड होंगे। उसी प्रकार उदासीन लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिन पर कोई आवेश नहीं मिलता है, अर्थात H2O, NH3, CO, NO और CH3NH2, ये सभी क्या है, उदासीन लिगेंड में आते हैं। आइए हम देखते हैं लिगेंड का अगला वर्गीकरण जो है इलेक्ट्रॉन दाता युग्म के आधार पर। तो अब हम देखेंगे लिगेंड का वर्गीकरण भाग 2, इलेक्ट्रॉन दाता युग्म के आधार पर। तो आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन दाता युग्म के आधार पर लिगेंड को कितने भागों में बांटा गया। तो पहला है इसमें एक दंती लिगेंड। अब काफी लोग के मन में होगा कि एक दंती लिगेंड क्या है। तो आइए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम बढ़िया से समझेंगे, विस्तार पूर्वक समझेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो के माध्यम से मदद मिलती है, वीडियो आपको समझ में आता है, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो देखिए, हम कहेंगे कि एक दंती लिगेंड क्या होता है। आप कह देना वे लिगेंड जो केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान देते हैं। और दान किसको देंगे, दान देंगे जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा। तो आप कह देना
एक दंती लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान देते हैं। किसको देंगे? केंद्रीय धातु परमाणु को देंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एक दंती लिगेंड कहेंगे। अब कहोगे इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण यहाँ पे है साइनाइड HCN, या यहाँ पे देखिए ये NH3 अमोनिया हो गया, उसके बाद H2O हो गया, और यहाँ पे जो उदाहरण आते हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे, जैसे ब्रोमीन हो गया और ये हो गया आपके पास। तो ये सभी उदाहरण क्या है? एक दंती लिगेंड के उदाहरण है। तो फिर से सुन लीजिएगा, एक दंती लिगेंड वे लिगेंड होते हैं, एक दंती लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जो क्या करते हैं? जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान देते हैं, और यह दान किसको देंगे? केंद्रीय धातु परमाणु को देंगे। उन्हें हम एक दंती लिगेंड के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न आता है, या दूसरा जो वर्गीकरण है वह है द्विदंती लिगेंड। तो प्रश्न उठता है कि द्विदंती लिगेंड क्या होता है? आप कहोगे द्विदंती लिगेंड वह लिगेंड होता है, द्विदंती लिगेंड वह लिगेंड होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन दान देता है, या 2 इलेक्ट्रॉन युग्म को दान देता है। जैसे आप इसको यहाँ पे इस प्रकार समझिए, मान लीजिए ये मेटल है, मेटल मतलब केंद्रीय धातु परमाणु है। अगर हम बात करेंगे H2O की, तो H2O में क्या होता है? ये जो लोन पेयर होता है इस प्रकार होता है, और ये अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस प्रकार से, मतलब जो पानी रचना हमें ऐसे बनाना है, हम इसको ऐसे बना लेंगे। ये है पानी की रचना, H2O हो गए। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों बचे हुए हैं। अब पानी में से मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन एक है और ये दूसरा है, तो ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर इस दोनों इलेक्ट्रॉन को इस केंद्रीय धातु परमाणु को दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है क्या है? एक दंती लिगेंड का उदाहरण जो हमने समझा। उसी प्रकार यहाँ हम बात करेंगे तो मेटल है, और अमोनिया पर क्या होता है? अमोनिया पर जो होता है आपका एक लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और इसकी रचना ऐसे होती है। तो अमोनिया भी किसका उदाहरण है? एक दंती लिगेंड का है। और यहाँ पर जो अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं या मिलते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन दे रहा है? अमोनिया दे रही है। मतलब अमोनिया में से जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन परमाणु मेटल को दे रहा है। तो ये भी एक दंती लिगेंड का उदाहरण है। फिर से समझिएगा, आप कहोगे पानी की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना बनाएंगे, तो इस प्रकार बनेगा, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेंगे, 2 यहाँ मिलेंगे, और ये 2H लगे रहेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वह ऑक्सीजन परमाणु इसको मेटल को दे रहा है। उसी प्रकार अमोनिया में हमने देखा इस प्रकार की रचना मिलती है। 3 हाइड्रोजन जो होते हैं वो N से इस प्रकार जुड़े होंगे। N के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे इस प्रकार से शोभित है, इस प्रकार से दिखाई देता है। अतः नाइट्रोजन परमाणु क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन युग्म मेटल को दान देता है। अर्थात यहाँ पे अमोनिया क्या है? अमोनिया यहाँ पे एक दंती लिगेंड का उदाहरण है जो हमने अभी तक समझा था। लेकिन हम बात इसकी करेंगे। तो इसमें क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। इसमें हम कहेंगे यहाँ पर जैसे ये क्या है? मेटल है, मेटल को हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 दंती लिगेंड के उदाहरण की हम बात करें तो होता है एथिलीन डाइएमीन, जिसे हम EN से लिखते हैं। नाम है एथिलीन डाइएमीन, इसे हम लिखेंगे EN से। अब EN क्या है? एक लिगेंड है। तो यह क्या करता है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन युग्म ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये दोनों होते हैं। तो ये जो पहला इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको भी किसको देगा? मेटल को देगा। और जो ये दूसरा वाला भी है इसको भी किसको देगा? मेटल को देगा। तो फिर से हमारी बात को समझिए। आप कहोगे जो द्विदंती लिगेंड होते हैं वे ऐसे लिगेंड होते हैं जो दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म को मेटल को दान देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं इलेक्ट्रॉनों को, धातुओं को देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा EN का मतलब है एथिलीन डाइएमीन, और EN के पास एक जोड़ी यह इलेक्ट्रॉन युग्म है, दूसरा यहाँ पर है। तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को भी मेटल को दिया गया और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को भी मेटल को दिया गया। अर्थात यह क्या है? यह है आपका
द्विदंती लिगेंड। तो हमने इसको देखा। आइए एक उदाहरण इसका और हम देखते हैं। तो कहोगे कि द्विदंती लिगेंड ऐसे होते हैं जो दो जोड़ी, जैसे एक और एक, दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे है आपका एक CH2 NH2 CH2NH2 जो हमने अभी तक पढ़ा, मतलब एथिलीन डाइमीन, उसकी संरचना इस प्रकार से होगी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे है। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण जो हमारे पास है वह है आपका CH2 NH2, ये हो गए, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए, और यहाँ पे बचता है आपका ये, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन। अब यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ बचेगा इससे, और एक लोन पेयर यहाँ पर बचेगा, यहाँ पे माइनस का आवेश रहेगा। अर्थात हमने यहाँ पे देखा ये उदाहरण, इसका नाम है ग्लिसिनेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन। तो हमने देखा द्विदंती लिगेंड का उदाहरण। तो इसको समझने के बाद हम समझेंगे बहुदंती लिगेंड को। अगला जो उदाहरण है, मतलब देखना जो हमको समझना है, वह तीसरा प्रकार है बहुदंती लिगेंड। अब आप कहोगे बहुदंती लिगेंड क्या होते हैं? तो वे लिगेंड जो क्या करेंगे, जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन युग्म को दान देते हैं। आइए हम इनके उदाहरण को भी समझते हैं। जैसे CH2, उसके बाद लिखेंगे N, और COO, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे CH2 N COO, ये आयन के रूप में होगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। तो ये चीज है। तो हमने यहाँ पे जो लिगेंड लिया है, यहाँ पर जो उदाहरण है वह है बहुदंती लिगेंड का उदाहरण। अर्थात एक लोन पेयर यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पर, छठवां यहाँ पर। अर्थात यह ऐसा लिगेंड है जो कि क्या कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन युग्म को मेटल को दे रहा है। अर्थात मानते हैं यहाँ पे कोई मेटल है ऐसे, तो ये क्या कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन युग्म को दान दे रहा है। तो हमने इसको समझा, और ये जो यहाँ पे उदाहरण है उसका नाम क्या है, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। दूसरा जो उदाहरण है आपका, देखिए यहाँ पे जो दूसरा उदाहरण है वह है आपका C, उसके बाद यहाँ पे N के पास एक लोन पेयर होता है, भली भांति सबको मालूम होगा, और यहाँ पर ये हो गए। अब उसके बाद ये कार्बन, अब यहाँ पे यस के पास भी क्या होता है, लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पर आपने इस प्रकार इसको बना दिए, व्यवस्थित कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये जो है इसका नाम है आपका थायोसाइनेट आयन। तो यहाँ पर जो थायोसाइनेट आयन है यह भी क्या कर रहा है, 1 2 3 4, अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन युग्म को दान दे रहा है। थायोसाइनेट आयन भी ऐसा लिगेंड है जो क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन युग्म को दान दे रहा है। अतः ये भी बहुदंती लिगेंड का उदाहरण है। तो हमने इसको समझा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने समझा केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, संकुल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि रसायन विज्ञान की व्यवस्था का जिसके अंतर्गत संकुल यौगिक का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो आज हमने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। अब अगले भाग में हम देखेंगे संकुल क्षेत्र क्या है, संकुल संख्या क्या है, प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, अर्थात हम बहुत सारी जानकारियों का अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर हम देखेंगे अगले भाग में। दोस्तों नमस्कार।